नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं श्रेष्ठ खरे स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे समाज में महिलाओं से जुड़ी जो चुनौतियां हैं, महिलाओं को जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, और उनके क्या रास्ते हैं, किस टाइप से उसका समाधान निकाला जा सकता है। और इसके लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं महिला थाना एसआई प्रभारी प्रतिभा श्रीवास्तव मैम। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपने अपने सफर की शुरुआत की एसआई बनने की, ठीक है, और अभी आप टीआई के पद पे पोस्टेड हैं, तो आपने इसकी शुरुआत कैसे की, आपको प्रेरणा कैसे मिली? प्रेरणा एक्चुअली पुलिस विभाग में जाने की नहीं मिली है मुझे। मुझे रोजगार की जरूरत थी। उस टाइम पे ये वैकेंसी आई हुई थी, तो मैंने इमीडिएट इसमें फॉर्म भर दिया था और पहली बार के ही फॉर्म भरने के बाद मेरा सिलेक्शन इस विभाग में हो गया था। तो फिर मैंने पूरा जो इसमें लगन परिश्रम अपना पूरा इसी में झोंक दिया। तो फिर ये पुलिस विभाग में भी कई अधिकारी फिर मुझे ऐसे मिले कि उनसे भी फिर मुझे बीच बीच में काम करने की प्रेरणा उनसे मिलती। जी मैम। और आपने मैम, आप थोड़ा सा अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए, आपकी शिक्षा वगैरह, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा। मैं एक बहुत ही छोटे से साधारण परिवार से आती हूँ। आर्थिक स्थिति हम लोगों की इतनी ज्यादा मजबूत नहीं रही शुरुआत से भी कि हम लोगों ने कुछ टारगेट फिक्स कर दिया हो कि भाई मुझे ये तैयारी करनी है, मुझे एमबीबीएस करना है या मुझे पीएससी की तैयारी करनी है। तो इस तरह के हम लोग स्ट्रांग नहीं थे फाइनेंशियली। तो इसके लिए तो बस हम लोगों का प्राइवेट स्कूल में मैं 10th तक पढ़ी, फिर 11th 12th मेरा नवोदय से हुआ, दतिया से। इसके बाद कॉलेज में एक रहता है ना कि एक स्ट्रीम आती है, आंधी चलती है कि सबने, मेरे साथ में पढ़ने वाले लोगों ने बीसीए किया, तो मैंने भी बीसीए कर लिया। और उसके मुझे नहीं पता था कि इसके क्या फायदे हैं, लेकिन कर लिया मैंने। उसी टाइम पे लास्ट मेरा सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया ऑनलाइन, उसी टाइम पे ये वैकेंसी निकली थी सब इंस्पेक्टर की, तो मैंने फॉर्म भर दिया था। तो मेरा सिलेक्शन उस टाइम पे हो गया था। अब पूरे जिले में एक ही सिलेक्शन मेरा हुआ था महिलाओं में। अच्छा जी। जी मैम। और मैम, आप इससे पहले एसआई के पद पर पोस्टेड रही, ठीक है, तो आपने उस दौर में क्या अनुभव किए, आपने मतलब क्या आपके अनुभव रहे जीवन पर? ट्रेनिंग से लेके ट्रेनिंग में एक्चुअली फिजिकल वर्कआउट बहुत होता है और थ्योरेटिकल हम लोगों को बहुत पढ़ाया जाता है। लेकिन जब हम लोग फील्ड में आए ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, तब जो हम लोगों ने प्रैक्टिकली चीजें देखी कि हमको सिचुएशन कैसे हैंडल करना है, आपको इमीडिएट कैसे सोचना है कि कोई सी सिचुएशन हमारे सामने आ गई है, हम उसको कैसे हैंडल करें। कई बार वो चीजें कानून के दायरे में नहीं होती हैं, फिर भी हमको हेल्प करनी होती है। तो टोटल मेरा जो सब इंस्पेक्टर का टाइम रहा है वो लगभग 11.5 साल का रहा। और इस टाइम पे अधिकारियों के भी मोटिवेशन से और कुछ थोड़ा सा सूझबूझ से ये सारी चीजें मैं हैंडल कर लेती थी। बाकी टीम वर्क मेरा चलता रहता था, टीम से भी बहुत सपोर्ट मिलता था। तो सब इंस्पेक्टर का जो टाइम मेरा निकला है, चुनौतियां बहुत रहती हैं, चाहे मीडिया ट्रायल हो, अधिकारियों का भी दबाव रहता है कभी कभी, और राजनीतिक दबाव भी हो जाता है। तो चुनौतियां तो बहुत रहती हैं उसमें, बट हमें कैसे हैंडल करना है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे सामने कैसी सिचुएशन आई और हमने उसको कैसे हैंडल कर लिया है। जी मैम। और मैम, क्या अभी भी जो इस टाइप की जो चुनौतियां हैं, जैसे कि अपन जेंडर वाइज से संबंधित देखें, लैंग्वेज से संबंधित, वो महिलाओं को सामना करना पड़ता है? शायद सुनने में भी आ जाता है कि कई जगह करना पड़ता है, लेकिन जैसे कि मैं जिस विभाग में हूँ, तो मुझे अभी तक ये अनुभव नहीं हुआ है 12 साल में कि कभी भी जेंडर बायस हम लोगों को कुछ सामना करना पड़ता हो। क्योंकि हम लोगों का पुलिस रेगुलेशन में ये स्पष्ट है कि पुलिस जवान का कोई जेंडर होता ही नहीं है, वो पुलिस जवान ही है। तो इसमें हम लोगों की नाइट ड्यूटी भी लगती है, नाइट पेट्रोलिंग भी लगती है, रात में सुपरविजन गश्त भी लगती है, हमें बाहर ड्यूटी भी जाना होता है, थाना प्रभारी भी बनते हैं। तो ऐसा है नहीं कि कैटेगराइज कर दिया हो कि ये सिर्फ पुरुष करेंगे और ये सिर्फ महिलाएं करेंगी। वहां कोई जेंडर का है ही नहीं मेरे विभाग से। जी जी मैम। और मैम, आप एक टीआई होने के साथ साथ महिला भी हैं, माँ भी हैं, साथ में एक गृहिणी भी हैं, तो इन तीनों रूपों में आप अपने आप को किस प्रकार से वो करती हैं, हाँ, संतुलित रखती हैं? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, काफी क्रिटिकल रहता है, लेकिन शायद हम ये कहें कि हम उसे इजी नहीं बना पाते हैं, लेकिन हैबिचुअल हो जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो जैसे मेरा बेटा है, अभी छोटा है, 2.5 साल का है, तो वो 24 घंटे मेरे साथ रहता है। मैं ड्यूटी में कहीं भी जाऊं, या तो जिले में, जिले से बाहर, वो 24 घंटे मेरे साथ रहता है।
तो मुझे उसकी हैबिट पड़ गई है। तो मुझे कभी भी ये इस तरह सा मतलब फील नहीं होता है कि मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, या मैं अपनी बेटी की वजह से ये काम नहीं कर पा रही हूँ। बेटे की वजह से मुझे किसी भी काम में परेशानी नहीं आई है। फिर थाने पे बैठ के काउंसलिंग कराना हो, किसी विवेचना में हमें जाना हो, एलो ड्यूटी करना हो, कुछ भी हो, तो इस तरह का कभी वो नहीं आया है। बाकी फैमिली सपोर्ट हम लोगों को मिलता रहता है, तो फैमिली सपोर्ट से सारी चीजें बहुत इजी सॉल्व हो जाती हैं। जी मैम। और मैम महिला की सफलता में उसके परिवार की किस प्रकार से भूमिका होती है? बहुत ज्यादा। बिना फैमिली के सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जी मान लीजिए कि फैमिली प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, ऊपर से आप वर्किंग वुमेन है, तो आप दोनों चीजों को हैंडल नहीं कर सकते हैं एक टाइम पे। अगर आपको फैमिली सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत इजीली ये चीजें हैंडल हो जाती हैं। जैसे कि क्राइम मीटिंग हुआ जी मेरे विभाग का, मैं अब ज्यादातर चीजें मैं विभाग के अंदर की ही बताऊंगी। जी जैसे क्राइम मीटिंग हुई, तो क्राइम मीटिंग में बेटे को लेके नहीं जा सकती मैं, क्योंकि वहां पे बहुत ही सूक्ष्म बारीकी से और बहुत ही संवेदनशीलता से ये चीजें होती हैं। क्राइम के ऊपर पूरी रिपोर्टिंग होती है। तो वहां पे अगर बेटा थोड़ा सा डिस्टरबेंस कर देता है, मान लीजिए रोने लगा या हल्ला मचाने लगा, तो वो मेरे लिए नहीं, वो सारे लोगों के लिए डिस्टरबेंस होता है। तो यहाँ पे मुझे फैमिली सपोर्ट काम में आता है। जी मैम। अगर यहाँ फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम वहां होगी, 1-2%। तो बिना फैमिली सपोर्ट के, चाहे किसी भी विभाग में हो, इवन विभाग में ना भी हो, घर में एक जो महिला होती है, गृहिणी, हाउसवाइफ, उसके लिए भी अगर पूरी फैमिली सपोर्ट नहीं करे तो वो घर नहीं चला पाएगी। इसी तरह से अन्य विभागों का है कि जब तक वो उसको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो संबंधित अपना विभाग नहीं चला पाएगी। तो एक महिला के लिए फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, चाहे फिर वो फादर हो, वो ब्रदर हो, वो मदर हो या हस्बैंड हो, जो आपके साथ में, उनका सपोर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। और मैम आपके लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत क्या है? आपको जो काम कर रही हैं, जो भी आप करती हैं, उसमें आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए, जो सबसे पहले भी मेरे विभाग में एक टीआई साहब मुझे मिले जब मैं पीएसआई थी, ब्रिगेन त्रिपाठी सर। जी तो विभाग में रहते हुए तो जो वो काम कर रहे हैं, जो हम लोगों की ड्यूटी है, वो तो कर ही रहे हैं, बट व्यक्तिगत रूप से भी वो बहुत मतलब बहुत अच्छे शानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम चाह रहे हैं और इस विभाग में रहते हुए हमारे हाथ में इतनी पावर होती है कि हम सामने वाले की मदद कर सकते हैं, अन्य विभाग में रह के आप उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सड़क पे अगर कोई नव युवती जो मानसिक विक्षिप्त है, अगर वो घूम रही है, तो हम उसकी कैसे मदद कर पाएंगे, उसके लिए भी कानून है। हम कोर्ट के जरिए उसको कैसे आरोग्यशाला भेजेंगे, कैसे उसका इलाज कराएंगे, तो ये हम ही कर सकते हैं पुलिस विभाग में रहते हुए। बाकी किसी में आपने सुना हो कि अगर कोई बैंक में रहते हुए किसी पागल व्यक्ति को उनने कोई इस्तगासा पेश किया हो न्यायालय में और फिर उन्हें पागल खाने भिजवाया हो, नहीं। तो पुलिस विभाग, ऐसे बहुत सारे मामले हैं, बहुत उदाहरण है कि पुलिस विभाग में रह के हम जिन लोगों की मदद कर सकते हैं और जिस लेवल पे मदद कर सकते हैं, वो सिर्फ पुलिस विभाग। जी मैम। तो बस मुझे यहाँ से ही प्रेरणा मिलती रहती है कि कम से कम मैं इतना तो कर पा रही हूँ कि जिन लोगों की मदद मैं घर पे रह के या अन्य विभाग में रह के नहीं कर सकती थी, वो यहाँ कर देती। जी। और मैम वर्तमान में आप छतरपुर महिला थाना की प्रभारी हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है महिला थाने का, उसकी क्या कार्यप्रणाली रहती है, थोड़ा सा उसके बारे इसमें भी बहुत अच्छा उसका उद्देश्य है महिला थाने का। महिला थाने का एकमात्र सबसे पहला तो ये था कि जैसे महिलाएं घर में पीड़ित हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो, जैसे होता है ना कि घरेलू हिंसा हो गई या बाहर से किसी ने अपराध कोई किया है, जी। तो महिलाएं अगर जब थाने पे जाती थी तो ज्यादातर पुरुष वर्ग अभी है थानों में, महिलाओं की उतनी संख्या है नहीं विभाग में। तो उसमें क्या होता है कि महिलाएं थाने पर जाके बहुत सहजता से अपनी बात नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या हो गया है। तो महिला थाने में ज्यादातर स्टाफ मेरा जो है महिला ही है। तो कोई भी महिला जब जाती है, उन लोगों को मेरे अधिकारियों ने, इवन मैंने भी बहुत ज्यादा वो करके रखा है कि कोई भी महिला आती है, बहुत प्रॉपरली उसकी बात सुन ली जाए कि वो किस तरह से परेशान है और वो क्या कहना चाहती है। कई बार ये हो जाता है कि वो इतनी परेशान होती है लेकिन शाब्दिक रूप में वो अपनी बात नहीं रख पा रही है, तो आप उसको बहुत संवेदनशीलता से उसको सुने, उसको फील करें कि ये क्या परेशानी से जूझ रही है। तो महिला थाने का एक तो ये हो गया कि महिलाएं जो बाहर से आ रही हैं वो बहुत आसानी से अपनी बात बता सकें। दूसरा, कई बार ऐसा हो जाता है कि अपनी एक बेटी है, उसको माँ ने कुछ डांट दिया, परेशान भी कर दिया है, तो कई बार वो भी आ जाती हैं। तो महिलाओं से संबंधित तरह तरह की समस्याएं ऐसी होती हैं जो महिला थाने पे ही सॉल्व हो जाती हैं, अन्य थानों से उनको रिलीव नहीं मिल पाता।
मैम, जब एक महिला जो है वो आपके थाने में आती है शिकायत लेके, तो उसको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है, क्या अधिकार उसके पास होते हैं? जब भी कोई महिला आती है किसी भी प्रकार से अपराध से पीड़ित रहती है, तो सबसे पहले जो उसकी सुविधा रहती है उसको बता दिया जाता है कि आप चाहें, जैसे कि घरेलू हिंसा में ये रहता है कि ज्यादातर महिलाएं रिपोर्ट नहीं करना चाहती हैं, जी। तो उनके लिए अन ऑप्शन भी जो न्यायालय से संबंधित होते हैं वो उनको बता दिए जाते हैं कि अगर आप एफआईआर नहीं करना चाहती हैं, पति उनको रख भी नहीं रहा है, तो धारा 9 रहती है, धारा 9 में आप जाएंगे, आप इस्तेगासा लगाइए, आवेदन लगाइए न्यायालय में, न्यायालय तलब करती है उनको कि इसको साथ में रखो। दूसरा रहता है कि अगर वो खर्चा नहीं उठाती है, महिला के बच्चे भी हैं, तो महिला का और उसके बच्चों का खर्चा उठाने के लिए भी रहता है, धारा 125 लगाइए, उसमें भरण पोषण आपको मिल जाएगा। जी। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो कहती हैं कि दहेज तो नहीं मांगते हैं, लेकिन शराब पी के जो है मुझे बहुत पीटता है। जी। तो इस तरह से क्या होता है, थाने पे वो रिपोर्ट तब भी नहीं करना चाहती हैं कि समझा दो, समझाने से नहीं वो व्यक्ति मान रहा है, तो वो लोग डायरेक्ट जो है घरेलू हिंसा का न्यायालय में कर सकती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं कि फिर भी ये होता है कि मान लीजिए थाने से वो चली गई घर पे, तो उनको हेल्पलाइन नंबर भी दिए जाते हैं, कंट्रोल रूम का सरकारी नंबर दिया जाता है, मैं अपना पर्सनल नंबर दे देती हूँ, और हेल्पलाइन नंबर जैसे कि 112 चल गया है, जो पहले 100 चलता था, वो 112 पे आप कॉल कर सकते हैं, 1091 चला सकते हैं, मतलब इस तरह से कई सारे उसको हेल्पलाइन नंबर हम दे देते हैं। 181 है एक ऐसे करके, उसमें भी उनको बहुत हेल्प मिल जाती है। कई बार उनको नहीं पता होता है कि हम थाने पर जाएं, थाने पर मेरी कोई सुनेगा भी नहीं सुनेगा। अभी कई लोगों को तो ये भ्रम है कि थाने पर रिपोर्ट लिखने जाएंगे ना, लिखवाने जाएंगे तो पैसे ही नहीं है मेरे पास, तो कैसे जाऊं। तो ये रहता है कि निःशुल्क एफआईआर होती है और एक कॉपी भी उनको निःशुल्क ही दी जाती है। ये अभी बहुत जो मतलब गांव देहात में है, जिनको शिक्षा का अभाव है, जागरूकता की कमी है, उनको नहीं पता होता है। तो ये सारी चीजें जब भी कोई थाने पे आती है महिला, तो उनको हम सारी चीजें बता देते हैं कि आगे वो कहीं परेशान ना हो। आज मान लीजिए वो एफआईआर नहीं करा रही है, 4 महीने बाद 6 महीने बाद मान लीजिए उसको एफआईआर की जरूरत पड़ गई, तो निसंकोच वो आ सके कि मेरे यहाँ पे पैसे नहीं लगेंगे, निःशुल्क एफआईआर होगी और निःशुल्क ही उसमें कार्रवाई होगी। और मैम, जैसे कि आपने बताया कि कई महिलाएं डरती हैं, तो एक आप संदेश यदि देना चाहें कि मतलब कि जैसे उनको ऐसा लगता है कि रिपोर्ट करने से भी डरती हैं और शर्म की वजह से पारिवारिक, तो इन सब चीजों से जब महिलाएं डरती हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत सारा चीज, बहुत अच्छा मैटर आपने बताया। इसमें क्या होता है कि जैसे जो बच्चियां होती हैं, बच्चियों को मैं भी शामिल कर लूंगी, जो स्कूल में पढ़ने वाली होती हैं। जी। कई बार उनके साथ छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं, किसी ने पर्ची बना के फेंक दी, किसी ने पत्थर फेंक दिया, किसी ने छेड़खानी कर दी, आते जाते टाइम कोई पीछा कर रहा है, घूर रहा है, तो वो ना संकोच शर्म के कारण ना तो वो स्कूल में बताती हैं, ना वो घर में बताती हैं। घर में बताएंगे तो पढ़ाई छूट जाएगी कि भाई मेरी बेटी परेशान हो रही है, घर पे बैठ। स्कूल में बताएंगे तो पता नहीं वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे, थाने पर कैसे जाएं। तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो इसके लिए प्रत्येक जिले में, प्रत्येक थाने पर और प्रत्येक स्कूल में जी। बेटी की पेटी स्टार्ट की गई थी कि आप अपना नाम मत लिख, आप तो सिर्फ सामने वाले की कंप्लेंट कर दो कि ये बंदा मुझे परेशान कर रहा है। तो उससे बहुत मदद मिली है। दूसरा, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, उनके आदेश से हम लोग स्कूल भी जाते हैं। प्रत्येक स्कूल में जाते हैं जहां सिर्फ लड़कियां भी पढ़ रही हैं, और ऐसे स्कूलों में जाते हैं जहां लड़के लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं, क्योंकि चीजें लड़कों को भी बताने की होती हैं कि अगर आप परेशान करोगे किसी को यहाँ या बाहर, तो आप भी बख्शे नहीं जाओगे। तो ये उनके लिए भी जरूरी होता है। तो स्कूल में हम लोग विजिट करते हैं और सारी चीजें, जैसे कि हेल्पलाइन नंबर होते हैं, अगर आपके साथ कोई समस्या हो गई तो आप उस समस्या से निजात कैसे पाएं और कंप्लेंट कैसे करें, आप आगे कैसे कौन सा स्टेप करें, तो इसके लिए ये चीजें हम लोग उनको स्कूल में जाके प्रॉपरली बताते रहते हैं, टाइम टू टाइम। जी। और मैम, जैसे कि आप काफी लंबे समय से आप महिला प्रभारी रही हुई हैं, इससे पहले आप एसआई थी, अभी आप टीआई के पद पर पोस्टेड हैं, तो मैम आपने समाज में महिलाओं के प्रति जो सुरक्षा है, तो उसमें लोगों के नजरिए में क्या चेंज देखा अभी तक? अभी तो विशेष कोई सोच में बदलाव हुआ नहीं है, जी। क्योंकि शिक्षा अगर अच्छे लेवल पर ग्रहण की कर ली जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आईआईटी कर लिया या एमबीबीएस कर लिया या कोई अच्छी एजुकेशन डिप्लोमा डिग्री ले ली तो उससे आप बहुत अच्छे बौद्धिक विकास हो गया। भले ही आप 10th पास हो जाएं और 12th पास हो जाएं, बौद्धिक विकास अगर अच्छा है, मेंटलिटी आपकी अगर ब्रॉड है, तो फिर वही नजरिए में बदलाव आ जाता है कि हम किस तरह की सोच रख रहे हैं। जी। और मैम, जैसे कि आपने अपने अनुभव में देखा होगा कि महिलाओं में जो अपराध बढ़ रहे हैं, इनका मेन रीजन क्या है? ठीक है, ये भी बहुत अच्छा मुद्दा है। महिलाओं में, बच्चियों में और बालिकाओं में जी। ये जो अपराध अभी जितना बढ़ रहा है ना, इसका मेन कारण अभी है मोबाइल
क्योंकि जितने भी अभी क्राइम हो रहे हैं ना, साइबर कैटेगरी में जा रहे हैं। जी तो मोबाइल से, और दूसरा जो घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं महिलाएं, वो ज्यादातर नशे के कारण, जैसे उनके पति ने मार पिटाई कर दी। जी तो ये नशा और मोबाइल, ये दोनों मुख्य कारण मुझे समझ में आते हैं। जी। और वर्तमान में मैम जैसे कि जो महिलाओं के जो क्या कहलाते हैं कानूनी अधिकार हैं, ठीक है, वो आप थोड़ा सा यदि उनको बता पाए कि मतलब उनके पास कौन से कानूनी अधिकार हैं जिसके तहत वो जो कोई भी वारदात होती है तो वो जा सकती है। ये जैसे मैंने बताया ना कि बच्चियों को और बालिकाओं को मैं स्कूल में जाके बताती हूँ, और महिलाएं जो थाने पर आती हैं उनको मैं सारी चीजें बताती हूँ। इवन हम लोग एक छोटा छोटा, वो थोड़ा सा सब एक होता है ना, गांव देहात में जाके छोटा छोटा एक ग्रुप बना दिया, महिलाओं का इकट्ठा कर लिया ग्राम पंचायत स्तर पे, या कहीं जैसे रहता है कि शहर में भी ये रहता है कि महिलाओं को इकट्ठा करके, क्योंकि यहाँ शहर में भी अभी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको नहीं पता है कि हमें कौन से हेल्पलाइन नंबर है, कहाँ कानून की मदद कैसे लेनी है, उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये उनको नहीं पता रहता है। तो हम लोग इनको इकट्ठा कर करके ये सारी चीजें बताते रहते हैं। एक छोटी छोटी 5-5, 10-10 मिनट की मीटिंग लेते हैं और बता देते हैं उनको कि आप यहाँ यहाँ हेल्प कर सकती हैं। प्लस आप दूसरों को भी बताएं, जी दूसरों को भी बताएं कि भाई आज यहाँ 10 लोग इकट्ठे हुए हैं, उनको पता है कि हमें कैसे मदद लेनी है। तो आप अपने घर में जाके बताएं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाके बताएं, आप अपने मोहल्ले पड़ोस में जाके बताएं, तो वो चीजें वायरल हो जाती है। जी मैम। और मैम जैसे कि सबसे ज़्यादा आपने बताया कि घरेलू हिंसा के जो रहते हैं वो केस आपके पास आते हैं, तो मैम इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी रहती है, परिवारों की या फिर उसकी, और जो महिलाएं जो होती हैं, ठीक है, उनकी आप लोग किस तरह से उसमें हेल्प करते हैं। इसमें आम गलती विशेषकर हम नहीं बता सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से किसकी गलती है, लेकिन रूढ़िवादिता वादिता एक जो होती है, जी रूढ़िवादिता इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। कि जैसे घर में कोई महिला है तो उसने अपने हिसाब से काम किया, तो उनके और जो ससुराल वाले हैं, सास हुई या कोई और हुआ, ये इस तरह से हमारे घर में नहीं होता है, आपको ऐसे करना पड़ेगा। वही जो उनकी परिपाटी चली आ रही है वो सब पे थोपना चाहते हैं, हम इतना परेशान रहे हैं, तुम इतना आराम से कैसे बैठी हो, तुमको भी ये करना पड़ेगा। तो ये रूढ़िवादिताएं एक्चुअली घरेलू हिंसा में बहुत बेकार चीज है। जब तक रूढ़िवादिता खत्म नहीं होगी तो जब तक ये चलता रहेगा। जी मैम। और मैम जैसे कि आज हम देखते हैं कि महिलाएं पहले से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा उनको स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो आप असली मायने में स्वतंत्रता का क्या समझती हैं। देखिए, स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया था वो सही मायने में इस तरह से था कि घर में महिलाएं बंद पड़ी हैं, उनको हमने शिक्षा के लिए हम बाहर नहीं भेज रहे हैं। आंकड़े पहले बहुत कम हुआ करते थे, महिलाओं की शिक्षा की जो स्थिति थी वो थोड़ा डाउन थी। लेकिन अब जैसे उनको स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया है, स्वतंत्रता का अभी ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि स्वतंत्रता उनको ऐसी मिल गई है कि भाई हम क्लब में रात में जा सकते हैं 2 बजे, अपना डिस्को कर सकते हैं, स्मोकिंग कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, रिलेशनशिप में रह सकते हैं। अब हमें हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। ये स्वतंत्रता नहीं है एक्चुअली असली मायने में। आप एजुकेशन के लिए आपको इतना बड़ा चांस मिला है, आपको ये स्वतंत्रता मिली है ना, अब एजुकेशन में आगे बढ़िए। उससे आगे बढ़ने से क्या होता है कि आप अपना घर का, अपने रिश्तेदारों का, अपने समाज का, देश का, धीरे धीरे इतना योगदान रहता है उसमें। जैसे मैं हूँ, एक छोटा सा एक हिस्सा है, मतलब पूरे देश में कितना प्रतिशत होगा हम लोगों का, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग एक भूमिका निभाते हैं ना, तो पूरी कंट्री में ये सारी चीजें चलती हैं। अब आप स्वतंत्रता को गलत मायने में यूज करेंगे तो। यस मैम। और मैम जो फ्रीडम और डिसिप्लिन जो है वो क्या पूरक है एक दूसरे के, आप उसके संबंध में कुछ बताना चाहें तो। फ्रीडम और डिसिप्लिन, मैं जो अभी शिक्षा वाली बात कर रही थी ना, कि अगर आपको शिक्षा का अधिकार, शिक्षा की स्वतंत्रता दी है, तो इसको सही मायने में, जैसे कि आप डिसिप्लिन में रह के स्वतंत्रता का यूज करिए ना, तो बहुत अच्छा है, आप तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे उसमें। जी लेकिन आप डिसिप्लिन में ना रह के स्वतंत्रता का यूज करेंगे तो वो बर्बादी है, वो बर्बादी है एक्चुअली। जी। और मैम जैसे कि स्कूल हो गए, कॉलेज स्तर पर जो सेल्फ डिफेंस और जनरल अवेयरनेस होती है, ठीक है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है महिलाओं के प्रति। इसके लिए तो हम लोगों का अभियान भी चलता है। जी जैसे कि नाबालिग बच्चे बच्चियां होते हैं, उनके लिए अब अलग अभियान चलता है। और अभी पुरुष वर्ग के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था, मैं हूँ अभिमन्यु करके। यही सब रूढ़िवादिताएं खत्म करने के लिए, दहेज मांग को लेके, भ्रूण हत्या को लेके, कि मैं हूँ अभिमन्यु, मतलब जो समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं उसको तोड़ने का काम। कुरीतियां मतलब एक चक्रव्यूह, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा था, कुरीतियों को हम तोड़ेंगे तो मैं हूँ अभिमन्यु। इस तरह से हम लोग करते रहते हैं, अभियान के तहत ये सारा चल रहा है। ठीक है। और मैम महिला सुरक्षा में पुलिस के साथ साथ समाज किस प्रकार से भूमिका निभा सकता है। हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी मोहल्ले में या किसी कॉलोनी में कुछ वारदात हुई, पुलिस वहां पहुंची। अब भाई किसी एक व्यक्ति के साथ घटना हुई है,
तो देखा वहां 10 लोगों ने है, लेकिन स्टेटमेंट देने के लिए या मौखिक रूप से ही बताने के लिए कोई व्यक्ति आगे नहीं आता है कि भाई हम पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा मात खा जाते हैं। अगर जनता का सहयोग मिलता है और जिस व्यक्ति के साथ क्राइम हुआ है आज आप उसके साथ खड़े रहेंगे और हमारा सहयोग करेंगे, तो कल वो व्यक्ति किसी और के साथ खड़ा रहेगा। जी भाई वो बताएगा ना कि क्या वारदात हुई है। तो इस तरह से एक दूसरे का सहयोग बहुत ही जरूरी है। जी मैम। और जनता और पुलिस की भी जो एक भरोसे का जो संबंध है उसको किस प्रकार से बनाया जा सकता है, कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, अपनी निष्पक्ष जो है छवि को लेके आप अपना काम करते रहिए। किसी भी विभाग में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो या पुलिस विभाग में हो, आप अपनी निष्पक्ष जो है वो करते रहिए काम। एक बायस्ड होके काम नहीं करना है, निष्पक्ष होके काम करेंगे तो ये अपने आप विश्वास जो है जनता के बीच में बना रहता है। जी मैम, आपने अपने पूरे करियर में ऐसा कोई केस आपके सामने आया जो आपको बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से आपको उसने जोड़ा हो? केस बहुत आए हैं, लेकिन एक केस था अभी जो मैंने बीच में आप बताया था कि एक मानसिक विक्षिप्त लड़की मुझे मिली थी, लगभग 20-21 साल की थी। तो सब लोग ऐसे ही बोलते थे कि हम इसकी क्या मदद कर पाएंगे, इसको तो आप एरिया से निकाल दीजिए, अपने एरिया से निकालिए। तो बस ये था कि वो उस लड़की के साथ पता नहीं कितना क्राइम आगे हो जाता। वो बहुत नई उम्र की लड़की थी, लेकिन मैंने उसको अपने साथ 13 दिन रखा। तो 13 दिन में उससे काफी अटैचमेंट हो गया था। मैं ग्वालियर में भी आरोग्यशाला में उसको भर्ती कराया था मैंने, और थोड़ा सा उसकी काउंसलिंग करके मैंने ही पर्सनल लेवल पे उसकी काउंसलिंग करी थी। तो वो कुछ बोलती नहीं थी विशेष, लेकिन उसने अपने स्कूल का नाम लिखा था। तो स्कूल का नाम मैंने जब सर्च किया था तो इलाहाबाद में कौशाम्बी जिला है, मैं वहां पहुंची थी। तो कौशाम्बी में वहां पे फैमिली सर्चिंग की, तो वहां पे भी मुझे 4 या 5 दिन लग गए थे। तो फैमिली को फिर मैं लेके आई थी, मैं ग्वालियर उनको लेके गई। मतलब वो जो माहौल उस टाइम पे बना था, मैं शब्दों से नहीं बता सकती आपको। लेकिन फैमिली ने जब अपनी बेटी को देखा था तो 2 महीने से गायब थी एक्चुअली बेटी, उनकी मानसिक विक्षिप्त भी थी। तो जब ग्वालियर में खुद गई, फिर लेके ग्वालियर जब लेके गई उन लोगों को, तो वो जो लड़की थी उसका इलाज चलता रहा था 13 दिन। तो वो काफी खुश हो गई, मतलब थोड़ा सा ठीक हो गई थी। फैमिली देख के बहुत खुश हुई थी, रोना गाना उन लोगों का चला। तो मुझे बहुत इमोशनली मुझे भी थोड़ा सा वो लग रहा था कि चलो ठीक है, अब जो भी किया है मैंने, एक शायद मैं जीवन काल में पूरा ना कर पाऊं इतना जो काम मैंने एक कर दिया है, बस मैं सेटिस्फाई हो गई थी उस काम से। तो इमोशनली अभी भी वो लड़की के लिए मुझे बहुत रहता है कि जहाँ भी हो अच्छी हो। जी मैम। और मैम, क्या वर्तमान में जो सुरक्षा कानून है महिलाओं के प्रति वो पर्याप्त हैं और उनमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है? वो बहुत पर्याप्त है। इतने कानून महिलाओं के लिए बन चुके हैं जिसकी अभी आधी अधूरी जानकारी भी महिलाओं को नहीं है, तो वो हम लोग वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं। हर महिला तक जानकारी ये पहुंच जाए उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जितने कानून हैं, बहुत कानून है। मतलब BNS से लेके न्यायालय से लेके थाने से लेके इतने सारे हेल्पलाइन नंबर हैं, इतनी सारी धाराएं उनके लिए हैं। बदलाव भी हो चुका है, अब तो बदलाव की जरूरत भी नहीं है। BNS पूरा चेंज ही हो गया है, IPC की जगह BNS आ गया है। तो पर्याप्त है, और उनका बस उन तक पहुंच पाना उसकी वो जरूरी है कि हर महिला के पास ये जानकारी। जी मैम। और मैम, अंत में मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि एक महिला है वो पुलिस विभाग में आना चाहती है और उनके जो परिवार वगैरह हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी, वो यदि इच्छा करती है तो? अभी तो काफी टाइम, जैसे कि आज से 10-15 साल पहले जो रूरल एरिया होता है, ग्रामीण क्षेत्र, वहां पे महिलाएं अगर पुलिस विभाग में भर्ती होती हैं, क्योंकि मैं भी जिस एरिया से हूँ तो वहां पे भी मानसिकता अच्छी नहीं थी कि महिलाएं पुलिस में जाएं। तो अभी तो लेकिन काफी अंतर आ गया है। काफी अंतर क्या, बहुत हर चीज चेंज हो गई है अब तो। हर विभाग में लड़कियां जा रही हैं, CRPF में जा रही हैं, CISF में जा रही हैं, ITBP में भी जा रही हैं, आर्मी में भी जा रही हैं। तो ये सारी चीजें तो अब चेंज हो चुकी हैं। और पहले फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, इन्हें पुलिस में भेज दी बिटिया को, तो रात में भी ड्यूटी लगती है और दिन में पता नहीं बाहर भी भेज देते हैं। तो थोड़ा सा नैरो मेंटेलिटी के कारण ये सारी चीजें थी। अब तो लेकिन शिक्षा का स्तर भी बहुत बढ़ गया है, और मोबाइल के जरिए कुछ चीजें हो भी रही हैं कि सबके पास जानकारी पहुंच रही है कि नहीं, हर विभाग में लड़कियां बढ़िया से काम कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। सेफ्टी भी रहती है उनकी, जैसे हम लोग हैं रात में भी ड्यूटी करते हैं। पूरे जिले में अगर 100 व्यक्ति पुरुष रात में पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो पता चले महिला एक ही कर रही हो पेट्रोलिंग, लेकिन सुरक्षा, हमें तो सुरक्षा ही उनसे मिलती है, पुरुषों से। तो ये काफी चीजें बदल चुकी हैं। तो मतलब महिला यदि चाहें तो आ सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से वो तैयारी कर रही है, सिक्योर जॉब की तरह इसको समझ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं अगर अकेली थाने पर बैठी हूँ
तो मेरा जो स्टाफ है वही तो मुझे सिक्योरिटी दे रहा है। जी तो मैं जब पुलिस के बीच में बैठी हूँ तो मुझे चिंता ही नहीं है किसी बात की। तो बहुत अच्छी है ये पुलिस विभाग में, बिल्कुल इन्हें बेहिचक आना चाहिए। लड़कियां जो इच्छुक हैं आने की, उनको दुनियादारी सोचनी नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, करें कि नहीं करें। अरे करिए, आपकी इच्छा है तो आप करिए बिल्कुल। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने जो व्यस्त समय उसमें से थोड़ा सा समय हमारे लिए दिया। निश्चित ही आपके जो शब्द हैं वो प्रेरणादायक रहेंगे सबके लिए। और जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारा जो ये बात है ये पहुंच रही है, ठीक है, उनको ये समझ में आएगा कि जो महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है वो केवल एक पुलिस का ही जिम्मा नहीं है, वो समाज का भी जिम्मा है। यदि मिलकर काम किया जाए तो इसको और बेहतर तरीके से क्रियान्वित बिल्कुल। किया जा सकता है। जी मैम, थैंक यू।